सरकार बनाई और 47 से लेकर आज तक उन्होंने इलेक्शन जो लड़े हैं सिर्फ सरकार बनाने के लिए लड़े हैं। इसके अलावा कोई मकसद नहीं होता है, कोई मुद्दा नहीं होता है। अलायंस का साथ वो भी इसीलिए होता है कि हम सरकार बनाएंगे, आप कितनी मिनिस्ट्रियां लोगे, हम कितनी आपकी सीटों पे कितने लड़ोगे। और मुझे ताज्जुब है, ये वो जमात है जिन्होंने 1947 से लेके 2002 तक 60, 70, 75 सीटें हासिल की हैं। और जब हम इनकी कारकर्दगी देखते हैं तो उसमें जो 16 सीटों पे पीडीपी ने सरकार बनाई और इनकी 60 सीटों की जो सरकार है, तो वहां मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की कारकर्दगी इन पे बहुत भारी पड़ती है। और ये भी मुझे इसका भी एहसास है कि जब इनको लगता है कि इनकी सरकार नहीं बन सकती है और लोगों ने वोट भी दिए हैं, मुझे इसका भी, मैं इसको भी एग्री करती हूँ। 1947 से लेके इन्होंने 2002 तक तमाम इलेक्शन में इन्होंने सरकार बनाई। कैसे बनाई, क्या बनाई? एक इलेक्शन में इनको लगा कि लोग कहीं 87 में किसी और जमात को वोट ना देंगे, और आपने देखा क्या किया लोगों ने। उसको दादलियां ऐसी की कि आज तक जम्मू कश्मीर से बंदूक बाहर नहीं जा रही है। हमारे कब्रिस्तान, हमारे यतीम, हमारी बेवाएं, उनकी तादाद इतनी हो गई है कि गिनना मुश्किल हो गया। तो पीडीपी एक एजेंडे के लिए निकली है, एक एजेंडे के लिए इलेक्शन लड़ना चाहती है। सरकार तो हमने 16 पे बनाई और इंशाल्लाह इस वक्त भी जो सरकार बनेगी वो पीडीपी के बगैर नहीं बनेगी। मगर हम सरकार बनाने में कम और एजेंडे पे हमारा ज्यादा जोर रहता है। हमने कांग्रेस के साथ सरकार बनाई, हमारा एजेंडा था कोटा खत्म करना, टास्क फोर्स खत्म करना, मसले कश्मीर के हवाले से बातचीत करना। हमने बीजेपी के साथ सरकार बनाई, सरकार के साथ हमारा उस वक्त एजेंडा था बाज़ाब्ता 370 नहीं छेड़ना, बातचीत करना। और मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा इल्जाम लगाती है कि पीडीपी ने बीजेपी के साथ किया। मैं उमर साहब से पूछना चाहती हूँ, जब आप बीजेपी सरकार में वजीर बने, आपकी कारकर्दगी उन 5 सालों में क्या रही? आपने कोटा नहीं बना था तो आपने यहाँ उसको लागू कर दिया। शाहतूत जो हमारे गरीब, हमारी माएं, हमारी बहनें घरों में काटती थी शाहतूत, उस पे बैन लगाई जब आप कॉमर्स मिनिस्टर थे, जब आप फॉरेन अफेयर मिनिस्टर थे, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थे, तो आप पूरी दुनिया में जाते थे, जम्मू कश्मीर का कोई मसला ही नहीं है। अगर आप दूसरे कश्मीर को बमबारी करोगे, पाकिस्तान को इसको बमबारी करोगे तो सारे मसले हल हो जाएंगे। ये उनकी उस वक्त बातचीत होती थी जब वो बीजेपी के साथ थे। जब हमने बीजेपी सरकार के साथ हाथ मिलाया तो 12,000 नौजवानों की एफआईआर मैंने वापस ली। आपने देखा होगा कि अगर आज किसी मुलाजिम के ऊपर इल्जाम लगता है, एफआईआर नहीं होती है, सिर्फ इल्जाम लगाया जाता है कि आप सिफत हैजर हो, आप 15 मिलिटेंट हो, उसको नौकरी से निकाला जाता है। मैंने 12,000 नौजवानों के खिलाफ एफआईआर ली, जिनके खिलाफ ज्यादा से ज्यादा एफआईआर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार में लगे थे। मैंने पूरे हिंदुस्तान से, पूरे मुल्क से डेलीगेशन लाया, मिनिस्टर्स का, मेंबर पार्लियामेंटेरियंस का, और बातचीत के लिए हुर्रियत के दरवाजे पे लाया। और ये काम मैंने किया बीजेपी के सरकार में होते हुए। मुझे बताइए उमर साहब, क्या आप ऐसा कर सकते थे? क्या आपने अपने टाइम में किया? आपकी भी तो कांग्रेस में दिल्ली में सरकार थी, आप उसका हिस्सा थे। हाँ, एक काम जरूर किया, एक कश्मीरी को फांसी लगाई। हाँ, मैंने 1 महीने का सीज फायर करवाया। क्या आपने करवाया? वाजपेयी जी ने फारूक साहब के टाइम में सीज फायर करवाया, जो 15 दिन के बाद फारूक अब्दुल्ला साहब ने मजबूर किया वाजपेयी जी को वापस लेने के लिए। बिकॉज आई स्टिल रिमेंबर फारूक साहब के वर्ड। उन्होंने कहा, मैंने डीजीपी उस वक्त सुई साहब थे, मैंने अपने डीजी से कहा गो गेट देम, मैं नहीं मानता हूँ। तो इसलिए ये जब बात करते हैं, बार बार बात करते हैं कि पीडीपी ने बीजेपी सरकार से हाथ मिलाया, मगर हमने अपने एजेंडे को कुर्बान नहीं किया। मगर जब उमर साहब बीजेपी का हिस्सा थे तो उन्होंने बीजेपी को एजेंडा चलाया, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान की बमबारी की बात करके, स्टेट लेवल पे पोर्टों को यहाँ लागू करके। और यहाँ आपको याद होगा जब उमर साहब वजीर आला थे
تو شپین میں ایک حادثہ ہو گیا، تو جنہوں نے شکایت کی انہیں کو جیل میں، وہ آج بھی جیل میں بند ہے۔ مگر میرے وقت میں جب اس قسم کا حادثہ ہوا تو میں نے بی جے پی کے منسٹرز کو ڈراپ کر دیا۔ تو یہ ہمارے ساتھ اگر یہ بحث کرنے پہ آئیں گے تو مجھے لگتا ہے ان کے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی، کیونکہ مفتی صاحب کی 3 سال کی کارکردگی، گیلانی صاحب کو جیل سے رہا کرنا ہے، کیا طاقت عمر؟ مجھے بتائیے، عمر صاحب تو کہہ رہے تھے کہ میں چپراسی کی ٹرانسفر نہیں کر سکتا ہوں۔ اگر یہ طاقت ہے حریت لیڈروں کو جیل سے رہا کرنا، بی جے پی کی بات چیت کروانا سیپریٹسٹ کے ساتھ، ایل کے اڈوانی جیسے، تو وہ پی ڈی پی کروا سکتی ہے اور کوئی نہیں کروا سکتا ہے۔ یہ نیشنل کانفرنس صرف اپنے مفاد کے لیے سرکار بنانا چاہتی، جب سرکار بنتی ہے کہتے ہیں ہندوستان زندہ باد، الیکشن حلال ہے، جب سرکار نہیں بنتی ہے تو کہتے ہیں الیکشن حرام ہے، جو انہوں نے 22 سال یہاں رائے شماری چلائی۔ تو اس لیے پی ڈی پی کا ایک ایجنڈا ہے، مجھے خوشی ہے مشتاق صاحب جیسے لوگ اس ایجنڈے کے ساتھ جڑ رہے ہیں۔